हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका जो पेपर 3 है पाठचर्या विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसका जो PYQ है यानी कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम करवा चुके हैं। और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। और टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से 75 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो हमारा टारगेट है कि आप 75 में 75 मार्क्स ले करके आएँ। 75 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो इस इरादे से ये क्वेश्चंस आपके तैयार किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और उसको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है पाठचर्या यानी कि करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थी देखिए, अगर पाठचर्या की बात हो रही है तो आइए पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर पाठचर्या है क्या। आप सभी को पता है ये पेपर हमारा 3 है और इससे पहले आपका फर्स्ट और सेकंड का प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। तो आइए समझते हैं पाठचर्या को, हम समझते हैं कि पाठचर्या होती क्या है। देखिए, पाठचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ से ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है। तो विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, देखिए शिक्षा का केंद्र बिंदु तो बालक है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था पूछ ले तो उसका केंद्र बिंदु पाठचर्या है। ठीक है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन, जैसे आपका विद्यालय भवन हो गया, विद्यालय के अन्य उपकरण हो गए, आपका पुस्तकालय की पुस्तकें हो गई, और अन्य शिक्षण सामग्री का एकमात्र उद्देश्य पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। यानी कि जो भी हमारी पाठचर्या है उसको इफेक्टिव तरीके से उस पर कैसे काम किया जाए, उसको कैसे अपने व्यवहार में लाया जाए, इसमें सहयोग करना है। ठीक है। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप और मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालयी पाठचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए, विद्यालय भवन हो, विद्यालय के चाहे जो भी उपकरण हो, आपके जो लैब है, लाइब्रेरी है, इन सब का यही काम होता है कि जो भी पाठचर्या तैयार की गई है उसको उस पर अच्छे तरीके से काम कैसे किया जाए और उसके माध्यम से बच्चों से कैसे बेहतर आउटपुट निकाला जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। और पाठचर्या शिक्षा का आधार है। पाठचर्या क्या है डियर फ्रेंड? ये शिक्षा का आधार है। पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। भाई आपके जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, भाई आपका उद्देश्य है गवर्नमेंट टीचर बनना। बीएड करने के बाद आपका उद्देश्य है टीचर बनना। किसके माध्यम से टीचर बन पाएंगे आप? जाहिर सी बात है, पाठचर्या के माध्यम से। आप एक सही पाठचर्या, सही करिकुलम, सही सिलेबस जब तक नहीं पढ़ेंगे आप टीचर नहीं बन पाएंगे। अगर आप बीएड करेंगे तो भी आप टीचर बन पाएंगे और बीएड में जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पाठचर्या के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। ये एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। यदि पाठचर्या ना हो, सिलेबस ना हो, तो छात्र और अध्यापक किस तरीके से आपस में जुड़ेंगे, किस पर बात करेंगे? हम आप किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं? इस सिलेबस के माध्यम से ही हम आप जुड़े हुए हैं। ठीक है। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है। ठीक है। चलिए, आज हम लोग पाठचर्या को समझ रहे हैं तो इसका थोड़ा एक इसके मूल को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी, बहुत लंबी नहीं, अभी तो हम लोगों को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्लियर करने हैं। बस 2 मिनट और रुकिए, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं ठीक से ना, तब हम लोगों को आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस हमने कराई नहीं है। पाठचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है कि आखिर कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को जीना है। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। छात्रों के लक्ष्य निर्धारित होने में उनमें एकाग्रता आती है। छात्रों के लक्ष्य निर्धारित होने से क्या होता है? जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट टीचर बनना, है ना, अध्यापक बनना, तो इससे क्या है, हम अपने जो भी सिलेबस है उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। सोचो अगर आपको ये पता ही ना हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं,
तो क्या आप उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम किसी एक काम को लेकर चल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम किस रास्ते पर जाना है हमको। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हम लोग कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, वे नियमित रह करके काम करते हैं। पाठचर्या एक प्रकार से अध्यापक के बाद छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाठचर्या अध्यापक के बाद छात्र के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक किसे माना गया है? पाठचर्या को माना गया है, जो बच्चों को, विद्यार्थियों को रास्ता दिखाने का काम करता है। पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं। बस ये पॉइंट, समस्त कार्यक्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा। दो चीजें होती हैं, एक सिलेबस होता है, एक करिकुलम होता है। पाठचर्या करिकुलम होती है और पाठ्यक्रम आपका सिलेबस होता है। दोनों में भी अंतर भी आपको समझा देंगे, थोड़ा वेट कीजिए। पाठचर्या क्या है? इसमें स्कूल के समस्त कार्यक्रम आ जाते हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ दोनों चीज़ों को। आप बीएड कर रहे हैं, अब बीएड है आपका 2 साल का, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बाद में पछताएंगे नहीं तो कहेंगे समझ में नहीं आया। आपका जो बीएड है प्यारे दोस्तों, वो है 2 साल का। अब 2 साल में 2 साल की जो पाठचर्या है, जो करिकुलम है, वो पहले ही तैयार किया जा चुका है कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। दूसरी बात है, आपकी इतनी फाइलें बनेंगी, इतने असाइनमेंट बनेंगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फाइल बनेंगी, इस तरीके से आपका वाइवा होना है, ये आपकी जो है कि 30 दिन की टीचिंग लगेगी। ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। समस्त कार्यक्रम पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस क्या होता है। देखिए बीएड का आपका जो पाठचर्या है वो एक बार निर्धारित कर दी गई 2 साल के लिए, ठीक है। अब सिलेबस आपका हर सेमेस्टर में चेंज होगा, हर सेमेस्टर में चेंज होगा। ये क्या है? सिलेबस। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ पढ़ा था, थर्ड में अभी 2 सब्जेक्ट पढ़े, वो सिलेबस अलग था। फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, लेकिन जो कैरिकुलम, जो पाठचर्या तैयार कर दी गई शुरुआत में, वो एक ही है। पाठचर्या का रूप विस्तृत होता है, पाठ्यक्रम का रूप संकुचित होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसकी मानी जाती है? सर कनिंघम की मानी जाती है। सुनाओ फिर क्या है परिभाषा? पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार, आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन है जो पाठचर्या है। यहाँ पे कनिंघम ने अध्यापक को कलाकार कहा है और पाठचर्या को यहाँ पे साधन कहा है, जिसके माध्यम से वह यानी कि कलाकार, अध्यापक पदार्थ रूपी शिष्य यानी कि अपने विद्यार्थियों को अपने कलागृह रूपी स्कूल यानी कि स्टूडियो में अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग विकसित अथवा रूप मोल्ड प्रदान करता है। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई पाठचर्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका पाठ्य हो गया, दूसरा आपका चर्या हो गया। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना, ठीक है। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ क्या हुआ सर? इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य यानी सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य यानी कि सिखाने योग्य। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठचर्या कहलाता है। पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। किससे बना है सर? क्यूरेरे से बना है, जिसका अर्थ होता है रनवे या रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का रास्ता या दौड़ का क्षेत्र, अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना कहलाता है, ठीक है। ये करिकुलम कहलाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक जो इसकी जड़ थी, जो मूल था, वो हमने समझ लिया। एक धारणा, एक जो भूमिका थी वो भी हमने बना ली। अब देखिए पाठचर्या शब्द का अर्थ अभी हमने जस्ट पढ़ा तुरंत 2 सेकंड पहले। विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। ये क्या है सर? विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का ये साधन है और दौड़ का मैदान है, जिस पर दौड़ करके विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, ठीक है। ये दौड़ का मैदान है, ये वही बीएड है आपका दौड़ का मैदान, जिस पर दौड़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी जो है वो दोनों ही राइट हो जाते हैं, ठीक है। जिस नोट्स से मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ये सब,
वो सिर्फ पेड विद्यार्थियों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं सर? सिर्फ पेड विद्यार्थियों के लिए, जो पेड कंटेंट लेते हैं उन्हीं को वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, पाठ्यचर्या के कितने मुख्य आधार होते हैं? पाठ्यचर्या के आधार कितने हैं? देखिए समझिए, पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वन लीनियर पीडीएफ है हमारी, यहाँ से मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा है स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, तीसरा है अधिगम का स्वरूप, चौथा है ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। अब इसमें से ये चारों दे देगा, सॉरी इसमें से 3 दे देगा, चौथा कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से पाठ्यचर्या का मुख्य आधार कौन सा एक नहीं है। तो यदि आपको चारों पता होंगे तो आप गलत को निशान लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो गया, ये 4 मुख्य आधार होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो राइट हो जाएगा, जिसमें पहला क्या था? सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा था स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, तीसरा था अधिगम का स्वरूप और ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। ये 4 थे पाठ्यचर्या के मुख्य आधार। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था होती है इसका केंद्र बिंदु पाठ्यचर्या होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या जो है, जो भी कैरिकुलम है वो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। यदि शिक्षा का केंद्र बिंदु पूछ ले तो वो बालक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। वेरी गुड। हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है, किसका कथन है? एडवर्ड डे क्लर्क, सर रोनाल्ड गोल्ड, सेलर एवं अलेक्जेंडर लेजर फ्रेजर एवं जॉनसन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार इसको रिपीट किया गया है, यानी कि पूछा गया है। तो ये बात इन्होंने कही थी सर रोनाल्ड गोल्ड ने। अच्छा, ये बात क्यों कही थी, ये इसका अर्थ क्या है ये कहने का यहाँ पे? तो देखिए, इन्होंने उस टाइम की जो वर्तमान कंडीशन थी, जो प्रेजेंट कंडीशन थी शिक्षा की, उसको देखते हुए इन्होंने कहा था, उसको ध्यान में रखते हुए कहा था कि बहुत सारे देश हैं जिनमें टीचर्स को जो शिक्षा से संबंधित जो भी काम होते हैं, जो प्लानिंग होती है, उनमें पर्याप्त मात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। भाई शिक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या शिक्षा की जो भी प्लानिंग करनी है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके का सिलेबस रखा जाए, क्या कैरिकुलम तैयार किया जाए, उसमें टीचर्स को प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है ना, उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इस कंडीशन पर टिप्पणी करते हुए विश्व शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे सर रोनाल्ड गोल्ड, इन्होंने कहा था हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। इस कंडीशन में इन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को याद ना हो तो रट लेना। पाठ्यचर्या के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, पाठ्यचर्या के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे शैक्षिक क्रियाएं हो गई, शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाएं। पाठ्य सहायिका में यानी कि आपके जो भी विद्यालय में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे काम जिनमें बालक इंटरेस्ट लेते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी पाठ्यचर्या के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न या हिडन पाठ्यचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? अब पहले ये तो समझ लीजिए कि हिडन पाठ्यचर्या होती क्या है, इसका मतलब क्या है। डायरेक्ट हम बता दें कि इन्होंने कही थी, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, प्रच्छन्न या हिडन पाठ्यचर्या होती क्या है, आइए समझाते हैं। समझिए, हिडन करिकुलम होता क्या है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या क्या होती है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या पॉइंट क्या कह रहा है, टीचर नहीं पढ़ाता इसको, टीचर नहीं पढ़ाता, विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, विद्यालय कैसे पढ़ाता है? देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या हम सब कुछ वही सीखते हैं जो हमें टीचर सिखाते हैं? नहीं ना, हम वो भी बहुत सारी चीज़ें विद्यालय में जाकर के सीख जाते हैं जिनका टीचर कभी जिक्र तक नहीं करते, जिन बातों को मेंशन तक नहीं करते, हम वह भी सब कुछ विद्यालय जाकर के ही सीख जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें विद्यालय पढ़ाता है, टीचर नहीं पढ़ाता। हमारे सिलेबस में जो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम जो भी लाइफ को सर्वाइव करना या किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम विद्यालय से सीखते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में न तो पढ़ाया जाता है, ना ही इसे
प्रार्थना सभा में बताया जाता है। ना तो आपके सिलेबस में वो चीज़ है, ना तो सुबह प्रेयर के टाइम वो चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं, उनका अधिगम कर लेते हैं। वे जीवन के इस उपागम को और शिक्षण की इस अभिकृति का स्वयं ही सीखते रहते हैं, खुद सीखते हैं बालक। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था। कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं? प्रच्छन्न पाठचर्या क्या है? ये वो है जिसको टीचर ना पढ़ा करके विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, अवधारणा सबसे पहले कब दी गई? 1968 में। किसने दी? फिलिप जैक्सन ने दी। अच्छा, लाइफ इन क्लासरूम नामक पुस्तक किसकी है? फिलिप जैक्सन की ये किताब है। ठीक है, तो इस किताब में प्रयोग किया था जहां वे ध्यानपूर्वक कक्षा और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ते हुए देखते थे। उनका विचार था कि हमें शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। पालो फ्रेरे ने छात्रों, विद्यालयों और समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे जो सभी प्रच्छन्न पाठचर्या का हिस्सा थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए, तो आपने यहाँ पे जो मेन चीज़ थी उसको समझ लिया। ये जो कंटेंट है वो सिर्फ पेड विद्यार्थियों के लिए होता है। आइए अब आंसर करते हैं इसका। क्या आंसर हो जाएगा? प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले के फिलिप जैक्सन ने दी थी। प्यारे दोस्तों, किसने दी थी? के फिलिप जैक्सन ने दी थी। कब दी थी? 1968 में दी थी। ठीक है, और के फिलिप जैक्सन की एक किताब है लाइफ इन क्लासरूम। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठचर्या का एक भाग है। कौन है जो पाठचर्या का ही एक भाग है? कक्षा, समाज, परिवार या सिलेबस? तो प्यारे दोस्तों, जो सिलेबस है ये पाठचर्या का ही एक भाग है, कैरिकुलम का एक पार्ट है। आपके 2 साल का बीएड का कैरिकुलम एक साथ तैयार कर लिया गया। आपका हर सेमेस्टर में सिलेबस चेंज होता रहता है, तो जो सिलेबस है वो उस कैरिकुलम का एक पार्ट है। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पहले कोर प्रधान पाठ्यक्रम समझ लीजिए आखिर ये है क्या, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। समझिए कोर प्रधान पाठ्यक्रम को। डिफरेंट कोर प्रधान पाठ्यक्रम को हम कोर कैरिकुलम या मूल पाठचर्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल पाठचर्या भी कहते हैं। मूल पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और बाकी विषय जो है वो ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य का मतलब ये है कि जैसे आपके 4th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं। उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि सर हम ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, आपको ये 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपका ऐच्छिक है। अब उसमें चाहे तो आप योगा वाला ले लीजिए और चाहे तो आप मेजरमेंट वाला ले लीजिए, ये ऐच्छिक हो गया। ठीक है, ये आपका कोर प्रधान पाठ्यक्रम हो गया यहाँ पे, है ना, जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हैं और कुछ विषय आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपके 2nd सेमेस्टर में टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट आपका क्या था? कंपलसरी था। 2 सब्जेक्ट आप पर डिपेंड करते थे। अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि हम ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। ओके, कोर कैरिकुलम या मूल पाठचर्या किसकी देन है? या अमेरिका की देन है। इतनी बात क्लियर होती? वेरी गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, वो हमारा कोर प्रधान पाठ्यक्रम होता है। सभी विषय अनिवार्य हों ऐसा तो नहीं है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन हमारा जो ए है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, कोर प्रधान पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, बाकी विषय विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग उनको चुन सकता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है समस्त युवकों के व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना। जितने भी विद्यार्थी हैं उनका व्यक्तिगत क्या है, सामाजिक उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना। बालकों को वास्तविक समस्याओं के सुलझाने का अनुभव देना। बालकों को जो उनकी रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे वो सॉल्व करें, इसका एक्सपीरियंस देना है। बालकों को वो अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दें। ये सभी कोर प्रधान पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम जो अभी हमने पीछे पढ़ा था और इसकी जो अवधारणा है वो के फिलिप जैक्सन ने दी थी। ठीक है, आपने पढ़ा था अभी प्रच्छन्न पाठचर्या। ओके,
चलिए, जो प्रश्न पाठचर्या में हमने क्या पढ़ा था, जो किसी टीचर की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है वो प्रश्न पाठचर्या होती है। प्रश्न पाठचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी और मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। किसने कहा? ये बात कहने वाले कौन है? ब्लैकवेल डिक्शनरी है, माइकल हर्लम्स हैं, रेमंड हॉर्न है, या फिर थॉमस शिल्वा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या राइट हो जाएगा इसमें, आइए बताते हैं। तो इसमें जो ब्लैकवेल डिक्शनरी है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर के साथ हम चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में दी गई थी? प्रच्छन्न पाठचर्या अभी हमने आपको पीछे बताया था, प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले कब दी गई थी? तो ये 1968 में दी गई थी के फिलिप जैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? के फिलिप जैक्सन के द्वारा 1968 में। ओके, और जो कोर प्रधान पाठ्यक्रम है वो अमेरिका की देन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आ गया देखो क्वेश्चन कोर प्रधान वाला। कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते, इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाते हैं। कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपका उद्देश्य अंतर्वस्तु है, लर्निंग है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये बात पूछते हैं कि सर जो पेड कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो एक बार आप ठीक से समझ लीजिए। एक तो उसमें आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा। सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, फुल सब्जेक्टिव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। दूसरी बात है आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे। तीसरी बात आपको 1 लीनियर कंटेंट मिलेगा, 1 लीनियर कंटेंट, अभी मैं आपको सारा दिखा भी दूंगा। चौथी बात है कि इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जैसे एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज हो गया, पवन की सीरीज हो गई और इजी नोट्स, ये 3 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। 3 का मतलब 4 सब्जेक्ट की 12 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको, ठीक है। हर सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। और क्या है, और उसमें PYQs आपको मिल जाएंगे। ये 5 तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सब्जेक्टिव में दिखा चुका हूँ आपको, जिससे अभी पढ़ा रहा था। 1 लीनियर आपको दिखा देते हैं, ये 1 लीनियर वाली PDF है। ये 1 लीनियर का कंटेंट है जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक एक लाइन में पाठ का अर्थ, पढ़ने योग्य, पढ़ाने योग्य, चर्या का अर्थ, नियम पूर्वक अनुसरण करना है ना, और मूल्यों के अनुसार क्या परिभाषा कही गई है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। प्रच्छन्न पाठचर्या को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 के फिलिप जैक्सन ने दी थी, है ना। इस तरीके से अब ये देखिए चैप्टर सेकंड आ गया। पाठचर्या के 4 मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगमकर्ता का अनुभव, मूल्यांकन प्रणाली। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। आपने सब्जेक्टिव कंटेंट देखा, आपने 1 लीनियर देखा, अब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए जाते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का मतलब है एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं उनको निकाल करके आप तक पहुंचा दिया जाता है, जिसमें जो आंसर रहता है उसको अलग से हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन बैंक की हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए इजी नोट्स आपका आता है, ठीक है। तीसरा पेपर आपका ये है, इसमें इस तरीके से जो इसकी जो कंप्लीट PDF रहती है उसमें जो आंसर रहते हैं उनको टिक करके आप तक पहुंचा दी जाती है कंप्लीट PDF इसकी, ठीक है। ताकि ये इसलिए दिया जाता है ताकि मान लीजिए आपने हमारा कंटेंट खरीदा, अब आपको लगता है कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं लिया, कहीं उससे पेपर ना जाए, तो वो भी हम आपको साथ में देते हैं। हालांकि जितना हम देते हैं हमारा कंटेंट जो है उतना पढ़ेंगे, एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन की शंका मिटाने के लिए कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, ये भी आपको साथ में दे दिया जाता है। एक इजी नोट्स आपको मिलेगा। दूसरा है एग्जाम टाइम की गोल्ड सीरीज, इसका भी कंप्लीट PDF आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये ना रहे कि हमने ये वाली सीरीज पढ़ी है वो नहीं पढ़ी, वो पढ़ी है ये नहीं पढ़ी, इसलिए एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज प्लस पवन की सीरीज, ये देखिए यहाँ से ये पवन की सीरीज ये भी आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब अगर सीरीज खरीदने जाएंगे खाली सीरीज, तो एक ही तो सीरीज लेके आएंगे, सारी तो लेके नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, हमारा सब्जेक्टिव कंटेंट, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, 1 लीनियर, तीनों सीरीज प्लस PYQs सब कुछ एक जगह पे आपको मिल रहा है। तो उसके लिए आप हमें फटाफट से 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के नोट्स की फीस जान करके फटाफट नोट्स ले सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया?
तो वो है फिलिप एवं टेलर। कौन है? फिलिप एवं टेलर, जिन्होंने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया। कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी है? कैरिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है प्यारे दोस्तों, वो व्हीलर ने लिखी है। किसने लिखी है? कैरिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है वो व्हीलर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन जो है वह एक तो छात्र मूल्यांकन होता है, दूसरा पाठचर्या मूल्यांकन होता है। भाई छात्र का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने कितनी प्रगति की, ठीक है, क्या चल रहा है, जितना उसको पहले 6 महीने में वो कैसा था, अब 6 महीने बाद कैसा हो गया है। पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी पाठचर्या हम लागू कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चा उसको पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, उससे कितना उसको वो गेन कर पा रहा है, कितना उससे अधिगम हो रहा है, वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है नहीं है, ये सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये दोनों ही जो है वो मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? वो कौन से 3 स्तर हैं? तो एक तो व्यक्तिगत सहभागिता हम बच्चों से ले सकते हैं, संपूर्ण वर्ग के सभी स्तरों पर सहभागिता ले सकते हैं, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में भी सहभागिता ले सकते हैं। तो यही वो 3 स्तर हैं जिन पर हम विद्यार्थियों से सहभागिता ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, यह यानी पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री यानी कि छात्र को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने कलाकार यानी कि विद्यालय में निर्माण करता है। ये जो उपयुक्त कथन है कनिंघम का है और पाठ्यक्रम की सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन है वो कनिंघम की ही मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा विद्यार्थी समाज व राष्ट्र का विकास संभव है, जिसके द्वारा विद्यार्थी समाज और राष्ट्र का विकास संभव है, कौन सी चीज़ है? भाई विद्यार्थी का भी विकास हो रहा है, चाहे उसका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, है ना, या समाज का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, ये सभी पाठचर्या के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। किसके माध्यम से? यदि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, विद्यालय में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, यदि वो सब सही होंगी, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर सही है, तो फिर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है प्यारे दोस्तों? शिक्षण की प्रकृति सामाजिक भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है। कैसी होती है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दोनों तरीके से शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, ये दोनों वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कौन कौन से 3 चर होते हैं? जो 1 लीनियर है, इसमें चैप्टर 3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर यानी कि 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो आपका शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है, तीसरा आपका पाठ्यवस्तु होता है। यदि पाठ्यवस्तु ना हो तो शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध कैसे स्थापित होगा? यदि छात्र ना हो तो शिक्षक और पाठ्यवस्तु की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, ये इसके माध्यम से ही हमारा टीचिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। यही शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर माने जाते हैं। इसलिए शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें वह राइट हो जाएगा। ये सभी सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बताए हैं? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने एक तो नियोजित पाठ्यक्रम बताया है, दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम बताया है। ये 2 तरीके के पाठ्यक्रम बताए हैं सेलर और अलेक्जेंडर ने। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? द टीचर इन कैरिकुलम जो पुस्तक है प्यारे दोस्तों, यह लिखने वाले कौन हैं? यह लिखने वाले हैं आपके लेजर, फ्रेजर एवं जॉनसन। कौन है? लेजर, फ्रेजर एवं जॉनसन। इन्होंने द टीचर इन कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक लिखी है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को और क्या कह सकते हैं? क्रियान्वित पाठ्यक्रम को हम वास्तविक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, या इसको वास्तविक पाठ्यक्रम भी माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। किस दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए? भाई किस दृष्टि से, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनका एक सीक्वेंस भी तो होता है कि किस सीक्वेंस में हमको सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। तो ये किस हिसाब से होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, या फिर उपयोगिता की दृष्टि से? तो ये हमारा होना चाहिए उपयोगिता की दृष्टि से। हम सीक्वेंस ऐसा रखें कि वह बच्चे के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। वेरी गुड।
पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया था? अगर पाठचर्या के सूत्रपात की बात की जा रही है तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी तथा रूसो ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी थे। कौन? जॉन डीवी। ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? हम जॉन डीवी के साथ में चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है। छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। छात्र केंद्रित पाठचर्या, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह जेम्स एम ली का है। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि छात्र केंद्रित पाठचर्या होती क्या है। ऑप्शन तो आपने समझ लिया, जेम्स एम ली की ये कही हुई बात है। तो छात्र केंद्रित पाठचर्या आखिर होती क्या है? चलिए इसको वन लीनियर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, पूरा पैराग्राफ ना पढ़ा करके। इसको छात्र केंद्रित पाठचर्या भी कहते हैं और अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या भी कहते हैं। अधिगमकर्ता या छात्र केंद्रित पाठचर्या का अभिप्राय उस पाठचर्या से होता है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। यानी कि ऐसी पाठचर्या तैयार की जाए जिसमें बालक की रुचि होनी चाहिए, बालक का रुझान उस तरफ होना चाहिए। ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जिससे बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही सिलेबस तैयार करना चाहिए। इस पाठचर्या में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है, तभी तो हम बालक की रुचि के हिसाब से सिलेबस तैयार करते हैं, उसकी आवश्यकता के हिसाब से तैयार करते हैं, उसका रुझान किस तरफ है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से हम पाठचर्या तैयार करते हैं। तो इसमें ये जो अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या होती है, इसमें हम छात्र को केंद्र में रखते हैं। इस पाठचर्या को हम मनोवैज्ञानिक पाठचर्या भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किस पाठचर्या को मनोवैज्ञानिक पाठचर्या भी कह सकते हैं? छात्र केंद्रित पाठचर्या को मनोवैज्ञानिक पाठचर्या भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। यह पाठचर्या क्रियात्मक होती है, इसमें एक्टिविटी पर फोकस किया जाता है, क्योंकि बालक केंद्र में होता है तो उसको प्रोजेक्ट वर्क करने को दिया जाता है, लैब में बच्चा खुद करे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस होता है। यह पाठचर्या प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, यह पाठचर्या प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। तो हमने बहुत अच्छे से छात्र केंद्रित पाठचर्या को वन लीनियर के माध्यम से समझ लिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, जॉन डीवी ने किस प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए, जॉन डीवी ने लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। किस विद्यालय की? लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। विषय आधारित उपागम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? विषय आधारित उपागम की अगर दो बात की जाए तो एक तो विषय वस्तु केंद्रित हो गया, दूसरा संरचना केंद्रित हो गया। ये विषय आधारित उपागम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। HLL का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, HLL की जगह पे यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था MLL का पूरा नाम क्या है, क्योंकि MLL जो है हमारा वो दक्षता आधारित उपागम जो है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H को हटा दो आप, M होना चाहिए। MLL का पूरा नाम पूछा था। ठीक है, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रणाली उपागम के 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली उपागम के 4 तत्व हैं। एक तो आपकी आगत, दूसरी प्रदा, तीसरी प्रक्रिया और पर्यावरणीय संदर्भ। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया आपका इनपुट, क्या हो गया? इनपुट हो गया, दूसरा आपका आउटपुट हो गया, तीसरा आपका प्रोसेस हो गया, चौथा एनवायरनमेंट को इंक्लूड करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। ये प्रणाली उपागम के 4 तत्व होते हैं। एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। ये बात किसने कही है? ये बात कहने वाले आपके हैं कौन? हेंडरसन। हेंडरसन कहते हैं एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है, यानी कि इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें विषय के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती। हेंडरसन के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो किताब है उसके लेखक ब्रूनर हैं। कौन है? ब्रूनर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यह किस उपागम क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जब बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है तो वो कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ नई संरचना तैयार करता है, इसलिए ये संरचनावादी उपागम के अंतर्गत आ जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। पाठचर्या विकास का अर्थ क्या होता है? देखिए, पाठचर्या विकास का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का मतलब यह है कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमारा निरंतर चलता रहता है।
कभी समाप्त ना होने वाला प्रोसेस, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ये दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठचर्या विकसित करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है। पाठचर्या विकसित करते समय किस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो इसमें पाठचर्या का देखिएगा, पाठचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं, कैरिकुलम तैयार कर रहे हैं, किस क्लास के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। उसके हिसाब से तैयार करो। जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना है उनका पूर्ण ज्ञान स्तर क्या है, समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रख कर के काम करना चाहिए। समाज की ज़रूरतें क्या हैं, संस्कृति क्या है, जहाँ के लिए सिलेबस तैयार किया जा रहा है वहाँ की सभ्यता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम को तैयार करें, पाठचर्या को तैयार करना चाहिए। बीन एवं अन्य 1986 के द्वारा पाठचर्या के कितने स्तर बताए गए हैं? तो पाठचर्या के स्तरों की अगर बात करें तो बीन और इन्होंने जो है कि पाठचर्या के 7 स्तर बताए हैं। टोटल कितने स्तर बताए हैं? 7 स्तर बताए हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, विद्यालय प्रणाली व्यापक स्तर हो गया, निर्माण स्तर हो गया, शिक्षक टोली स्तर हो गया, व्यक्तिगत शिक्षक स्तर हो गया और शिक्षार्थियों तथा टीचर्स के बीच सहयोगी नियोजन के साथ कक्षा स्तर। ठीक है, तो ये हमारे 7 स्तर होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। पर्यावरण नियोजन संबंधी किस स्तर पर एवं शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं? तो वह किस स्तर पर काम करते हैं? तो वो है हमारा सहयोगी पाठचर्या नियोजन स्तर, जहाँ पे जो है कि शिक्षार्थी एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो भी पाठचर्या यानी कि जो भी प्लानिंग की जाती है उस पर उस पर सोच विचार होता है, विकासात्मक विचार होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, समाज किस तरीके का है, उसके आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति क्या है, समाज चाहता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, और आर्थिक क्या ज़रूरत है समाज को, किस तरीके से समाज की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और उसी तरीके का सिलेबस या करिकुलम अप्लाई किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट हो जाएगा। हम जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा किसके अकॉर्डिंग अधिगम अनुभवों एवं अंतर वस्तु को नियोजन व संगठित करना ही पाठचर्या को केंद्रीभूत समस्या है। तो ये बात कही है हैरिक एवं हाइटलर ने। किसने? हैरिक एवं हाइटलर के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, किसे कहते हैं? जिस पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है उसे हम लोग पुस्तक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। देखिए, इसका चाहें तो आप इसको विषय केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है और सिर्फ जो है कि पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, एक लाइन में हमने इसको लिखा है इसके बारे में। इस प्रकार के पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। जो विषय केंद्रित पाठचर्या होती है, जो पुस्तक केंद्रित पाठचर्या होती है, इसमें किसी विषय को केंद्र में रख करके तैयार किया जाता है सिलेबस। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, उसकी योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये महत्व दिया जाता है छात्र केंद्रित पाठचर्या में, अधिगम केंद्रित पाठचर्या में। यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान यानी कि बुकिश नॉलेज और पुस्तकीय पाठचर्या यानी कि बुकिश करिकुलम की पूर्णता होती है, बच्चों को किताबी ज्ञान देना होता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान और ग्रहण करना पड़ता है। जो भी किताब में लिखा है हम वो बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, उसको इतनी पढ़ने की योग्यता क्षमता है उसके अंदर नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। जो बुक में लिखा है, जितना बुक में अंकित किया गया है, उसके आधार पर अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा देता है। इस पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा पुस्तक केंद्रित पाठचर्या वह राइट हो जाता है। पाठचर्या क्रियान्वयन क्या है? देखिए, पाठचर्या क्रियान्वयन का मतलब होता है एक पाठ्यक्रम को व्यवहार में लाना, यानी कि पाठ्यक्रम को व्यवहार में लाना। जो भी पाठचर्या, जो भी सिलेबस तैयार किया गया है, अब उस पर आप काम करें, उसको अपने व्यवहार में लाएं। ठीक है, यही होता है पाठचर्या। ठीक है, उस पर काम किया जाए। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पुस्तक द्वारा दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया। किसने किया भाई ऐसा? तो इन्होंने H.T. जॉनसन के द्वारा किया गया।
किसके द्वारा? H.T. जॉनसन के द्वारा किया गया। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रकृतिवाद के प्रवर्तक आपके रूसो हैं। कौन? रूसो जो हैं ये प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है भाई? प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य प्यारे दोस्तों। क्या होता है? किया हुआ कार्य। आप में से कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि सर आखिर ये प्रैग्मा है क्या। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना प्रयोजनवाद का, आपने प्रयोजनवाद को पढ़ा भी है, सुना भी है। प्रयोजनवाद जो है ये अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है। और ग्रीक भाषा में प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। तो इस तरीके से हमारा बना किया हुआ कार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत क्या है? प्रयोगवादी पाठचर्या की अगर हम बात करें तो उसका पहला सिद्धांत होता है उपयोगिता, यानी कि ये उपयोगिता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किसके कथनानुसार, किसके कथन के अनुसार? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। किसके अकॉर्डिंग? अर्बन के अकॉर्डिंग। अर्बन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था? किस संशोधन के अंतर्गत? तो वह हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस धारा के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का आधार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वह हमारी धारा 25 है प्यारे दोस्तों। कौन सी धारा? धारा 25 है। देखिए यहाँ पे इसको भी इंक्लूड किया है हमने, दिया है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, उस पर कोई जोर दबाव नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है, संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। भारत में संविधान में यह शब्द पहले से विद्यमान पंथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ दिया गया था। तो इस तरीके का जब ये वन लाइनर कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और मैंने बहुत विस्तृत से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है संविधान, और बाकी आपको पता ही है कि जो कंटेंट हमने दिखाया है वहाँ से पढ़ करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। समय आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने को है। तो नंबर फटाफट नोट कर लीजिए, 96281264 9 ये नंबर है। यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करके उसमें लिखिए कि कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, आपको प्रोसेस भेज दिया जाएगा। फीस देनी होगी, फीस पे करने के बाद कंप्लीट नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जितना हमने वीडियो में दिखाया है। आपको सब्जेक्टिव कंटेंट, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, वन लीनियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक, 3 क्वेश्चन बैंक एक सब्जेक्ट की आपको मिलने वाली है, फुल ऑब्जेक्टिव में है। संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा।